हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमारे लाइव स्ट्रीम में आप लोगों का भी सभी का स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल पर है, इसी का एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भी है मैप माइंड्स का, तो आप उस पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब लाइव चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारी चीजें रिकॉर्ड होती है वो आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी और एज इट इज ये सेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे से चलते हैं हमारे सेशन की तरफ, जिसमें आपको मिलने वाला है आज उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति। हम किस में चलने वाले हैं? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति में हम यहाँ पर आगे की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कहां तक और हमने कितनी चीजों को क्लियर कर लिया है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पहले हमने जो बात करी थी उसमें आपको बता चुका था कि हमारे कौन कौन से सेशन चीजों को क्लियर कर लिया। वॉइस भी हमारी सही है, वॉइस भी चल ही रही है अच्छी। तो चलिए, इसके पहले हमने 3 मार्कर के बारे में आपको यहाँ पर बात कर ली थी कि 3 मार्कर आपको मिल चुके थे। कहाँ के? हम इसके पहले 3 मार्कर से बात कर चुके हैं, है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करते हैं। आज हम वैदिक युग में जितने 3 मार्कर बन रहे हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति की शुरुआत यहीं से हुई थी। हमने ऋग्वैदिक काल में इसकी बात करी थी कि ये संस्कृति सभ्यता यहीं से उपज कर आई। तो हम यहां पर बात करें ऋग्वैदिक सभ्यता। ठीक है, ऋग्वैदिक सभ्यता इसलिए ऋग्वेद से शुरू होती है, इसलिए इस सभ्यता को हमने ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना था। यदि ऋग्वैदिक सभ्यता की हम बात करें, ठीक है, जो प्राथमिक सभ्यता हमारे पास देखी गई 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य, हमने इसको जाना कि इस समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना के कारण ही इस काल को हमने ऋग्वैदिक सभ्यता बोला। ठीक है, उसके बाद आगे के काल में चलते हैं, तो आगे का हमने बोला उसको उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ये जो उत्तर वैदिक सभ्यता है, उत्तर वैदिक सभ्यता इसी के बाद चली। कहां तक चली? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व है ना, 1000 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक चली? 200 ईसा पूर्व के मध्य हमारी यह सभ्यता चली। अब इसमें जो हुआ था, अन्य वेदों का निर्माण हुआ। अन्य वेदों का निर्माण जो हुआ वो इसी में हुआ। उसके अलावा इसमें, है ना, बहुत सारे ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ अरण्यक की भी रचना की। ठीक है, और उसके अलावा यहां पर पुराणों की स्मृतियां, इन सब की रचना इसी काल क्षेत्र में हो गई थी। इसीलिए ये जो क्षेत्र था हमारा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे की तरफ बात कर लेते हैं, तो उत्तर वैदिक काल की सभ्यता संस्कृति का सबसे, है ना, सबसे उत्कृष्ट जो हमें चीजें दिखाई देती है ना, वो किस किस में दिखाई देती है? इसी के अंतर्गत लिखे गए ग्रंथों में। सबसे पहले यजुर्वेद, सबसे पहले हम आते हैं, किसकी बात कर लेते हैं हम यहां पर? यजुर्वेद की। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम किसमें? सामवेद। और सबसे नवीनतम जो है वो है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम जो लिखा गया है ना, सबसे नया जो है वो क्या है? यहाँ पर अथर्ववेद हमको देखने को मिलता है। इन सब के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि हर वेद के बारे में जानकारी हम यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऋग्वेद जो है इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 और 1028 इसके अंदर क्या है? सूक्त है ना, 1028 सूक्त है। और यदि श्लोकों की संख्या की बात करें तो 10462 श्लोक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारे अगले आ जाते हैं यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है,
शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत विभाजित किया गया है। उसके अलावा अब हम सामवेद की तरफ चलते, तो साम का मतलब ही गान होता है। साम मतलब क्या होता है? गान, है ना, जो जिसको गीतों के रूप में लिखा गया है ना। इसमें संख्या कितनी है? 1549 इसमें ऋचाएं लिखी गई, ऋचाएं, है ना, 1549 ऋचाएं इसमें लिखी गई, जिसमें से 78 क्या है? नई जोड़ी गई थी। 78 क्या है? नई जोड़ी गई थी। और जितनी भी अन्य है, इसके अलावा अन्य जितनी बची, वो सब कहां से ली गई? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से ही इसमें ऋचाओं को शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जाता है हमारा क्या? अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में 20 कांड दिए हुए हैं, है ना। अथर्ववेद में 20 कांडों को के बारे में बताया गया है, जिसमें 73 सूक्त जो है, जिसमें 73 सूक्त है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर कितने हैं? 5, 9, 8, 7 मंत्रों का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह किया गया है। इन मंत्रों का इसके अंदर संग्रह किया गया है। ठीक है, जिसमें से 1200 मंत्र सीधे सीधे क्या है? ऋग्वेद से लिए गए। 1200 मंत्र सीधे सीधे ऋग्वेद से लेकर इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, ऋग्वेद की यदि हम कुछ और बात करें, है ना, जैसे ऋग्वेद की कुछ और बात कर ले, तो ऋग्वेद में यमुना का नाम जो लिया गया है वो 3 बार लिया गया है। यमुना का नाम 3 बार आता है। गंगा और सरयू, गंगा और सरयू का नाम आता है एक बार। ठीक है, उसके अलावा इसमें सिंधु का नाम बहुत बार उल्लेख किया गया है ना, सिंधु नदी, सिंधु का नाम बहुत बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग, जन शब्द का प्रयोग किया है 275 बार। ऐसी बहुत सारे फैक्ट यहां से निकलकर आ जाते हैं। ठीक है, जो पद्य होते हैं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि इससे 3 मार्कर बन जाए, है ना। ये जो पद्य होते हैं, पद्य को क्या बोला जाता है? पद्य को बोला जाता है ऋचा। पद्य को क्या बोला जाता है? ऋचा के नाम से जाना जाता है। गद्य को क्या बोलते हैं? गद्य। ठीक है, गद्य जो होते हैं उसको बोलते हैं यजुष। गद्य को बोला जाता है क्या? यजुष। और जो गेय पद होते हैं, गेय, जिनको गाया जा सकता है, उनको जैसे हमने सामवेद में बोला, तो इसको क्या बोलेंगे? साम। साम अर्थात गाने वाले पदों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको बहुत सारी चीजें और पता है। ठीक है, ऋग्वेद में ही एक बात और करें, यहीं से और चीजें निकल के आती है। ऋग्वेद में ही दशराज्य युद्ध, ऋग्वेद में ही राज्य ज्ञानी का है यहां पर, दशराज्य युद्ध के बारे में बताया है ना। ये क्या था? प्रमुख, मतलब उस समय के जो राजा थे उनके बीच में युद्ध हुआ था, है ना। इसका जो भरतों का, भरत कबीला था, तो भरतों के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। ये आपको याद रखना है, सुदास जो थे इस युद्ध में विजय हुए थे, है ना। सुदास इस युद्ध में विजय हुए थे। और ये युद्ध जो लड़े गए थे, ये, है ना, कहां पे लड़े गए थे? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा, रावी बोल सकता है या इसी का दूसरा नाम पुरुषणी, रावी नदी या पुरुषणी नदी के किनारे ये युद्ध लड़े गए थे, है ना। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। ठीक है, पुरानी नदियों के नाम भी बता देता हूं, है ना। नदियों के नाम भी हम यहीं पर ही देख लेते हैं। जैसे रावी का आपने देख ही लिया, तो रावी का क्या बता दिया मैंने आपको? पुरुषनी यहां पर बता दिया। रावी का नाम है पुरुषनी। ठीक है, वितस्ता किसका नाम है? झेलम। वितस्ता किसका नाम है? झेलम नदी का नाम है वितस्ता। फिर उसके बाद जाता है अस्किनी जो है चेनाब का नाम है। अस्किनी जो है चेनाब का नाम यहां पर लिया गया है। ठीक है, पुरुषनी रावी, शत्रुदी सतलज को बोला गया है ना, शत्रुदी सतलज को। और विपासा जो है
ब्यास, ब्यास नदी को बिपाशा नाम से जाना गया है। ये सब पूरी तरीके से मैंने आपको जानकारी दे दी है ना, कि इसमें क्या था, कौन थे, कौन शामिल थे, और हमारे जो अध्ययन ग्रंथ है ना, वो किस तरीके से इन सब चीजों को बताते हैं। ठीक है। अब ऋग्वेद का जो गान करता है उसको क्या बोला जाता है? ऋग्वेद का गान करने वाले को बोला जाता है होत। ऋग्वेद का गान करने वाले को क्या बोला जाता है? होत बोला जाता है। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू। पहले भी बता चुका हूं, अधर्व्यू है ना, जो क्या हो जाते हैं, सॉरी यहां पर लिख दिया मैंने, है ना, जो हमारे यहां पर आएगा यजुर्वेद, क्या आ जाएगा? अधर्व्यू, अधर्व्यू बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सामवेद को क्या बोला जाता है? उद्गाता, उद्गाता बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं हम किसकी तरफ? अब हम चलते हैं हमारे आगे के सेक्शन की तरफ, जिसमें हमको देखना है क्या, आगे की चीजें, जिसको हम यहां पर देखते हैं। देखिए, अब हम आ जाते हैं उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की तरफ। ठीक है, सभ्यता संस्कृति के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये बता ही दिया मैंने कि धीरे 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 क्या होते गए, ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी हमको यहाँ पर मिली। ऋग्वेद में हमको बहुत सारी जानकारी मिली। अब क्या हुआ, अब जो थे अब जो आर्य थे, है ना, पहले आर्य का जो पहले क्षेत्र था, आर्य का क्षेत्र किस समय? ऋग्वेद के समय। ऋग्वेद के समय आर्यों का क्षेत्र जो बताया जाता था वो कौन सा था? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही ये सीमित थे, है ना। लेकिन अब धीरे 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 क्या होने लगे? आर्य फैलने लगे। ठीक है, आर्य क्या होने लगे? अब उत्तर वैदिक आ गया, उत्तर वैदिक काल आ गया। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो कहां तक फैल गए? दक्षिण पूर्व तक इन्होंने अपने आप को विस्तृत कर लिया। दक्षिण पूर्व तक अपने आप को पूरी तरीके से विस्तृत कर लिया। ठीक है, और अपनी संस्कृति का विकास करा। ठीक है, तो उस समय ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, ये जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, और उसके अलावा सिंध वाला क्षेत्र हो गया, भारत का पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, गुजरात वाला क्षेत्र हो गया। इसी क्षेत्र तक ही क्या थे? ये सीमित थे। लेकिन अब ये क्या होने लगे? बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, और आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार तेजी से अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। कहां पर? दक्षिण की ओर। ठीक है, अब इसका केंद्र क्या बन चुका था? इस क्षेत्र का जो प्रमुख केंद्र था वो था कुरुक्षेत्र। मतलब अब ये हरियाणा इसका प्रमुख क्षेत्र बन चुका था। उसके अलावा ये यहां से आगे बढ़ चुके थे, मतलब ये गंगा यमुना आगे बढ़े तो कहां पर आए? गंगा यमुना दोआब। ये गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र तक कहां तक पहुंच चुके थे? ठीक है, मतलब ये मध्य देश क्षेत्र तक अंदर आ चुके थे, मध्य देश क्षेत्र तक अंदर आ चुके थे। ये पूर्व में, यदि हम बात करें पूर्व, है ना, पूर्वी क्षेत्र में ये कहां तक पहुंच चुके थे? कौशल, काशी, कौशल की बात करें तो ये कौन सा हो गया? अवध क्षेत्र, जो आगे जाकर आपको दिखाई देगा। ठीक है, काशी क्षेत्र, कौशल तक पहुंच गए, काशी तक पहुंच गए। ठीक है, और विदेह कहां पर है? पूर्वी बिहार, पूर्वी क्षेत्र जो बिहार वाला है ना, उत्तर पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र जो होता है हमारा विदेह क्षेत्र हो गया था। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र थे ये नवीन केंद्र बन गए थे हमारे किसके? आर्यों के। और ये धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए थे? ठीक है, बंगाल तक पहुंच गए थे, और इनका विस्तार कहां तक हो गया? बंगाल तक। ठीक है, बंगाल तक आने के लिए मतलब ये मध्य और पूर्व में अधिक तरीके से विस्तृत हुए। ठीक है, मतलब यदि हम बात करें कि हिमालय से विंध्य क्षेत्र के मध्य, हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र के मध्य जब विस्तार हुआ तो कब विस्तार हुआ? उत्तर वैदिक काल में।
उत्तर वैदिक काल में इसके पहले कोई विस्तार हमें नहीं देखा गया था। उत्तर वैदिक काल में वो हिमालय से लेकर विंध्य क्षेत्र के बीच में पूरी तरीके से फैल चुके थे। ठीक है, मतलब अब उत्तर को छोड़ दिया, अब आ चुके थे अच्छे तरीके से बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये तो हमारे थे आर्यों का विस्तार। आर्यों ने धीरे 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 अपना विस्तार करते गए। ठीक है, अब इनका सामाजिक जीवन के बारे में हम यहां पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यहीं पर हम सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक जीवन मतलब उनका सामाजिक जीवन किस प्रकार से दिखाई आपको देता है। तो सामाजिक जीवन में जो सबसे छोटी इकाई देखी जाती थी, वो सबसे छोटी इकाई हमारे था परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई यहां पर देखी जाती थी, जो क्या था, पितृसत्तात्मक। जो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। ठीक है, यहां पर पिता प्रधान होता था, पिता ही प्रधान या प्रमुख हुआ करता था घर का। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था, पिता ही हुए करते थे। ठीक है, उसके अलावा धीरे धीरे ये सब मिलकर क्या होते गए, बड़ी संस्थाओं के रूप में बनते गए और बड़े होते होते परिवार से हमने पिछली बार देखा था ग्राम, यानी कुटुंब हो गया था, कुटुंब से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन। ठीक है, वैसे ये धीरे धीरे ये भी बढ़ते चलेंगे। ठीक है, यहां पर स्त्रियों की स्थिति के बारे में बात करें, स्त्रियों की स्थिति है ना, तो यहां पर सीधे सीधे बात करें तो क्या आई थी, गिरावट। स्त्रियों की स्थिति में यहां पर अत्यधिक गिरावट देखने को मिली। गिरावट इसलिए देखने को मिली है ना, क्योंकि यहां पर एक विवाह, एक और बहुविवाह, एक विवाह और बहुविवाह की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। एक विवाह बहुविवाह की प्रथा प्रारंभ हो जाने से यहां पर क्या हो गई थी, इनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या हो जाता है, किसी चीज की वैल्यू कम हो जाती है, ऐसा ही होता है। ठीक है, एक समय पर मार्केट में मोबाइल क्या थे, बहुत ही सीमित मात्रा में थे, लेकिन आज इतनी सारी कंपनियां आ गई कि बहुत सारी कंपनियां जो बहुत बेस्ट है, अच्छा दे रही, लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू मार्केट में नहीं है। इसी प्रकार से इन सबकी वैल्यू कम हो गई। इसीलिए हमारे ग्रंथों में बताया गया है एकल विवाह, है ना, क्योंकि जिससे हर चीज की क्या बनी रहे, मान्यता, या फिर हर चीज की अहमियत हमारे सामने बनी रहे। बहुविवाह का प्रचलन बढ़ गया। ठीक है, धार्मिक कार्यों में भी उनको कम सम्मिलित किया जाने लगा, कार्यों में कम भाग लेने दिया जाने लगा। ठीक है, लेकिन यहां पर यदि हम बात करें ऋग्वेदिक की तुलना में यहां पर गिरावट आई थी, है ना, ऋग्वेदिक की तुलना में यहां पर क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। ठीक है, अब परिषद में सम्मिलित होना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, है ना। परिषद, जो सलाहकार परिषद होती है, सभाएं होती है, परिषद में सम्मिलित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब अब महिलाओं को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता था। ठीक है, लेकिन एक ही अच्छा काम यहां हुआ था, है ना। यदि हम इस अच्छे काम को यहां पर लिख दे तो स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया, है ना। एक अच्छा काम हुआ था जो स्त्री शिक्षा पर यहां पर जोर दिया गया। ठीक है, वहां पर स्त्री शिक्षा पर इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी, लेकिन यहां पर स्त्री शिक्षा पर अच्छा खासा जोर दिया जाने लगा था। तो ये स्थिति उस समय के समाज की थी। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, जाति प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले जाति प्रथा किस प्रकार थी, ऋग्वेदिक काल में यदि हम बात करें तो जाति प्रथा किस प्रकार थी, कार्य के आधार पर थी, है ना, कार्य के आधार पर थी। लेकिन यहां पर लिख देता हूं ऋग्वेदिक में किस प्रकार थी, कार्य के आधार पर। ऋग्वेद में जो बताया जाता था कार्य के आधार पर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो चुका था, ये जन्म आधार पर यहां पर क्या हो गई थी, जाति प्रथा शुरू हो चुकी थी। मतलब यहां पर जाति प्रथा के बहुत सारे अवशेष यहां पर मिलना शुरू हो चुके थे। ठीक है, तो जन्म के आधार पर हो गई थी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैतृक हो गई थी। जैसे सिंपल सी बात करें, है ना, कि कोई व्यक्ति क्या है, जुलाहा है,
तो उसका जो बच्चा होगा वो भी क्या काम करेगा, जुलाहा का कार्य करेगा। कोई व्यक्ति मोची है तो वो भी उसी का कार्य करेगा। कोई व्यक्ति यदि ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, ये जन्म आधारित हो गई थी कि जो जहां पर जन्म लेगा और वहां पर जो कार्य हो रहा है वो उसी कार्य को संपादित करेगा, ऐसा हो चुका था। ठीक है, तो जन्म आधारित यहां पर क्या हो गई थी, जाति प्रथा के बारे में हमको बताया गया है। ठीक है, अब यहां पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा यदि स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छी थी तो यहां पर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा। शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा। ठीक है, शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाने लगा और अच्छे खासी ध्यान रखी जाती थी। और यहाँ पे ग्रंथों का निर्माण तो हुआ ही था। ठीक है, तो ग्रंथों को पढ़ा जाता था, है ना, ग्रंथों को पढ़ा जाता था और उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दी गई थी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तैत्तिरीय और शतपथ। कौन सा है, तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद का कौन सा है ना, सामवेद का कौन सा हो जाएगा, तांड्य और जैमिनीय, है ना, तांड्य और जैमिनीय सामवेद का है। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ। ठीक है, गोपथ। और यदि हम वैसे ही बात करें कि उपनिषद की बात करें, ठीक है, तो ऐत्रेय उपनिषद किसका है, ऋग्वेद का उपनिषद है ऐत्रेय। ठीक है, कठोपनिषद है ना, कठोपनिषद किसका है, यजुर्वेद का। कठोपनिषद यजुर्वेद का हिस्सा है। उसी प्रकार यदि हम बात करें मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद किसका भाग है, अथर्ववेद का भाग है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये सामाजिक स्थिति कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहां पर ऐसी दशाओं के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम चलते हैं किस किस तरफ, उनके आर्थिक जीवन में। कौन से जीवन की तरफ चलते हैं, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन मतलब वो किस प्रकार से रहन सहन अपना करते थे, कैसे प्रकार से कमाई करते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक आर्य लोग क्या हो गए थे, है ना, यहां से हम सीधे सिंपल सी बात कर लेते हैं। ठीक है, कृषि आधारित, पहले भी कृषि आधारित थी लेकिन इतना ज्यादा जोर हम उस पर नहीं देते थे, लेकिन अब व्यापार पर भी जोर देंगे। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर शामिल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर ही ये क्या आधारित हो गए थे, आधारित। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फलने फूलने लगी थी। कृषि में निरंतर सुधार, कृषि में निरंतर सुधार होते जा रहे थे। ठीक है, उस समय भी सिंचाई व्यवस्था भी थी, इस समय भी सिंचाई व्यवस्था थी। उस समय इतनी ज्यादा खाद का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर विशेष स्थिति क्या है, इसमें विशेष ही आ जाता है क्योंकि यहां पर खाद का प्रयोग किया जाता था। खाद का प्रयोग उचित रूप से दिया जाने लगा था। ठीक है, उसके अलावा यहां पर और भी बात करें, हल कैसे हो चुके थे, बड़े, है ना, और भारी धातु के हलों का भी उपयोग होने यहां पर लगा था। ठीक है, तो कृषि में बहुत तेजी से सुधार देखने को मिला। ठीक है, अब जो कृषि है ये मुख्य पेशा बन गई थी। मुख्य पेशा मतलब लोग इसे एक पेशे के रूप में देखने लगे कि हम पेशेवर कृषि करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब अपने जीवन यापन के लिए उनकी पीढ़ियों से किया जा रहा है कृषि का काम निरंतर रूप से उनकी पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं और वो उसके अंदर निरंतर परिवर्तन करते ही जा रहे हैं। ठीक है, खाद का भी बहुत अच्छे से उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, एक और चीज यहां पर देखने को मिले तो वो उन्होंने कृषि में चावल उत्पादन को क्या कर दिया था, वृद्धि कर दी थी। चावल उत्पादन यहां पर क्या होने लगा था, तेजी से बढ़ने लगा था। क्योंकि पहले ऋग्वैदिक काल में बात करें तो चावल का ज्ञान तो था लेकिन बहुत कम पैमाने पर इसकी वृद्धि उत्पादन किया जाता था। लेकिन अब यहां पर क्या हो चुका था, पशुपालन। यदि कृषि कर रहे हैं तो पशुपालन भी क्या हुआ था, तेजी से उभर कर सामने आया था। ठीक है, यह भी मुख्य आधार था। मतलब कुछ मुख्य आधार, जैसे कृषि सबसे ऊपर था, दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाता, हमारा पशुपालन आ जाता था। ठीक है,
ये मुख्य आधार का साधन इसलिए था क्योंकि इसी से दूध की आपूर्ति होती थी, मांस की आपूर्ति होती थी। दूध, मांस, इसकी आपूर्ति के लिए किसका उपयोग किया जाता था? पशुपालन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब यहां पर लेकिन एक चीज का परिवर्तन यहां पर आया था। गाय, जो गाय थी वो वैभव का प्रतीक बन गई थी। वैभव का प्रतीक जो बन गई थी वो गाय बन गई थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, है ना, जितनी ज्यादा गाय होती थी उतना ज्यादा वैभव उसका उस समय माना जाता था। ठीक है। ठीक, उसके अलावा इसी पर आधारित उद्योगों का विशिष्ट स्वरूप देखा गया। उद्योगों का एक विशिष्ट प्रकार का स्वरूप यहां पर देखा गया। विशिष्ट स्वरूप कैसे देखा गया? क्योंकि यहां पर नए उद्योग शामिल हो गए थे। इसमें नए उद्योगों को शामिल कर लिया गया था। जैसे नए उद्योग क्या कौन कौन से हो गए? रथ निर्माण पहले इतना कुछ नहीं था, रथ निर्माण के उद्योग आ गए। ठीक है, उसके अलावा धोबी जो कपड़े धोने का कार्य वहां पर करने के लगे थे। चर्मकार, नवीन तकनीकों से जूतों का निर्माण किया जाने लगा था। तीर धनुष निर्माण, मतलब इन्फेंट्री, तीर धनुष पहले इतना उपयोग नहीं होता था क्योंकि युद्ध इतने कम नहीं होते थे। ऋग्वेद में इतने युद्धों के बारे में नहीं है, लेकिन अब तीर धनुष निर्माण होने लगा था। ठीक है, उसके अलावा टोकरी और गृह उद्योग, टोकरी निर्माण, गृह उद्योग निर्माण, ऐसे बहुत सारे उद्योग यहां पर आ गए थे। ठीक है, अब यदि ये उद्योग आ चुके हैं तो यहां पर धातुओं का भी उपयोग तेजी से बढ़ने लगा होगा, है ना, धातुओं का भी उपयोग बढ़ने लगा होगा। तो कभी कभी कुछ धातुओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु यहां पर उपयोग में लाई जाती थी। तो सीसा, टिन, इनके बारे में जानकारी थी। और सोना चांदी तो आपको पता ही है, सोना चांदी ये तो मुख्य रूप से बहुत लंबे समय से चली आ रही है। तांबा, लोहा, इनकी जो थी बहुत ही प्रचलित धातुएं थी और इनके आधार पर ही ये सब कार्य किए जाने लगे थे। ठीक है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो व्यापार, पहले भी व्यापार क्या था? देश और विदेश दोनों से ही होने लगा। देश विदेश में दोनों से ही होने लगा और हमारा विदेशी व्यापार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है। लेकिन जो व्यापार होता था, अभी भी मुद्रा का चलन, मुद्रा चलन कम था। इसीलिए ये क्या है, जो व्यापार होता था, विनिमय प्रणाली, आपको पता है विनिमय प्रणाली मतलब लेन देन के आधार पर ही यहां पर व्यापार वो करता था। जैसे आप आपके मित्र को बोलते हैं कि तू मेरी ये चीज ले ले और वो चीज मुझको दे दे, है ना, तो लेन देन के आधार पर आपका व्यापार क्या हो जाता था? संपन्न हो जाता था। ठीक है। ठीक है, अब लेन देन में यदि आपको बहुत बड़ी चीज को खरीदना है या फिर बहुत विशेष रूप में, तो सोने की जगह सोना नहीं था उस समय। और विशेष क्या था? विशेष यहां पर था गाय। विशेष रूप से यहां पर गाय क्या थी? बहुत प्रमुख थी, विनिमय का साधन। यदि आपको जमीन खरीदनी है तो उस हिसाब से आपको वो देना पड़ेगा, है ना, जमीन खरीदनी है तो आपको उस हिसाब से जैसा पूंजी दी जाती है, संपत्ति दी जाती है, वैसे ही आपको अब गाय को इसके रूप में उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है। यदि मुद्रा प्रचलन में नहीं थी लेकिन मुद्रा आई तो मुद्रा को क्या बोला गया? जो इस समय की मुद्रा थी, मुद्रा को बोला गया क्या? शतमान जो थी इस समय की मुद्रा थी, याद रखने लायक बात है, शतमान। ठीक है। उसके अलावा व्यापार में एक और चीज हो गई थी, क्योंकि मुद्रा चल रही थी तो यहां पर ऋण देने का व्यापार, लोन, है ना, लोन भी दिया जाता था, लोगों को पैसे दिए जाते थे उधार में, तो लोन यहां पर लोगों को दिया जाने लगा था। ठीक है।
तो ये हो जाती है वहां पे आर्थिक स्थिति, इस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में इस प्रकार जानकारी हमको यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरा हमने आर्थिक रूप से इसे डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं आर्थिक के बाद, अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की धार्मिक, यहाँ पर धार्मिक महत्व के बारे में बात करते हैं। धार्मिक, किस प्रकार के धर्म और किस प्रकार की चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है, उनको देखते हैं। ठीक है, इस समय यज्ञ जो थे वो महत्वपूर्ण थे। यहाँ पे यज्ञ जो थे इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यज्ञ यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से किए जाते थे। ठीक है, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि समाज जो था वो अलग अलग वर्गों में विभाजित हो चुका था। समाज जो था अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया था। इसी में अभी मैं आपको आगे की तरफ बताता हूं। ठीक है, तो यज्ञ में क्या किए जाते थे, अनेक अनुष्ठान, ठीक है, अनेक अनुष्ठान किए जाते थे। अनुष्ठान मतलब अलग अलग प्रकार से यज्ञ की पद्धतियां हुआ करती थी। ठीक है, ठीक, इसमें अब ये अनुष्ठान किए जाते, तो आपको पता है कि ऋग्वेद में जो अनुष्ठान किए जा रहे थे, है ना, तो ऋग्वेद से ही संबंधित होगा। तो ऋग्वेद के बाद यहाँ पर अनुष्ठान जो किए जा रहे थे वो किससे संबंधित है, देवताओं से, देवी देवताओं से, देवी देवता के यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, अब इसमें सर्वोपरि अब किसका नाम आ जाया करता था। अब पहले हमारे जो हमने देखे समय पर, पुराने समय पर वहां पर विष्णु जी का अधिक स्थान था, लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में प्रजापति, जब भी मैं वर्तमान बोलूं मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उस स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। प्रजापति, है ना, जो क्या थे, सृष्टि निर्माता, क्या बोला जाता था, सृष्टि निर्माता थे। ये सर्वोपरि देवता यहां पर बनकर उभर कर सामने आए। ठीक है, दूसरे देवता की बात करें, रुद्रदेव, इन्हें पशु का देवता बोला जाता, पशु का देवता, पशु पक्षी जो जीव जंतुओं को संभालते हैं उन देवता के बारे में बोला जाता था। ठीक है, और ये दो महत्वपूर्ण देवता के बन के आए, और इसी देवता को शिव के रूप में पूजा जाता था। शिव रूप में पूजा की जाती थी किसकी, पशुपति देव की। ठीक है, उसके अलावा श्री विष्णु जी को यहां पर संरक्षक बोला गया था। विष्णु जी को यहां पर संरक्षक के रूप में, है ना, उन्होंने अपना लिया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ देव और आते हैं जिनका नाम आ जाता है पूषण पूछा जा सकता है। पूषण जो है किसका देवता था, शूद्रों के देवता थे। शूद्रों के देवता को पूषण कहा जाता था। ठीक है, और ये प्रमुख देवता यहां पर शामिल हो गए थे। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जाति प्रथा समाज के रूप में बोले तो जाति प्रथा यहां पर प्रमुख रूप से हो गई थी। जाति प्रथा प्रमुख हो गई थी, और किस आधार पर थी, जन्म के आधार पर। जन्म आधार पर यहां पर जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है। जन्म आधार पर यदि जाति प्रथा है तो उस आधार पर क्या हो जाता है, यहां पर पुरोहित, यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं कौन, पुरोहित। अब पुरोहित जो थे ये समाज में उच्च वर्ग होते थे। समाज में उच्च वर्ग पे थे। क्यों उच्च वर्ग पर थे, है ना, और इनका महत्व भी बढ़ गया था। महत्व क्यों बढ़ गया था, क्योंकि वेदों को संग्रहित करना, ठीक है, और उनकी व्याख्या करना इन्हीं का काम हो गया था। इसलिए क्या हो गए थे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे पुरोहित। इसके अलावा क्या करते थे, इसके अलावा उन्हें यज्ञ का काम भी था। यज्ञ भी यही कर सकते थे। अन्य व्यक्तियों को यज्ञ से क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था। अब वो यज्ञ कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। ठीक है, अन्य देखिए यज्ञ जो थे बहुत ही, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि आप कोई सी भी पूजा कराते हैं तो वो कैसी हो जाती है, बहुत ही कॉस्टली हो जाती है, बहुत आपके लिए। तो उसमें व्यवधान, अत्यधिक व्यवधान वहां पर क्या हो गए थे, है ना, बहुत ज्यादा हो गए थे।
ठीक, और उसके अंतर्गत क्या हो गए थे, बहुत ही ज्यादा पैसा लगता था, अत्यधिक पैसा लगता था, तो ये जन साधारण से दूर हो गए। यज्ञ जो थे वो जन साधारण से परे हो गए थे। अब जन साधारण इन यज्ञों को नहीं करवा पाते थे, जन साधारण जो है वो इन यज्ञों को नहीं करवा पाते थे, यज्ञों को जन साधारण नहीं करवा पाते थे, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा पैसा लगता था, इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी। ठीक है, इसीलिए जो यज्ञ थे वो कहां पर, धनाढ़ परिवार का ही क्षेत्र बन गया, और राजा जो थे उस समय के वो ही इन्हें करवा सकते थे, है ना, तो उन्हीं तक ये सीमित हो गया था। ठीक, अब यज्ञ जो किए जाते थे क्यों किए जाते थे, अपनी सांसारिक, पहले देवताओं के लिए यज्ञ किए जाते थे, लेकिन आज के समय में क्या किए जाने लगे, सांसारिक इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किए जाने लगे। उसके अलावा महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, और ये व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी आप जो यज्ञ करवाते हैं वो आप कुछ किसी देवता से कुछ आग्रह करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो उस आधार पर ही आपको यज्ञ, पूजन, पाठ और ऐसी लंबी सी व्यवस्था करवानी पड़ती है। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली आज की ही व्यवस्था यहां पर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक, और इसी के साथ में ही क्या हो गई थी, आश्रम व्यवस्था, है ना, यहीं से आश्रम व्यवस्था भी यहां से शुरू हो गई। आश्रम व्यवस्था में हम बात करें तो यहां पर ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मचर्य जो हुआ करता था 25 वर्ष की आयु तक आपको क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली स्थिति आती थी गृहस्थ में आप 26 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन जीते थे, है ना। फिर उसके बाद जाता है क्या, वानप्रस्थ में 51 से लेकर 75 तक 75 वर्ष की आयु तक आप दान पुण्य करते थे। गृहस्थ जीवन में मतलब आपकी पति पत्नी बेटे बहू, इनका ब्रह्मचर्य मतलब शिक्षा दीक्षा ज्ञान ग्रहण करना। वानप्रस्थ आप मतलब ध्यान धर्म करना, मतलब आपकी जो दादी है ना, दादी है, आपके पापा है, वो जो जिस स्थिति में चल रहे हैं वो किस में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं किसमें, वानप्रस्थ आश्रम में चल रहे हैं। ठीक है, और आखिरी में आ जाता सन्यास। सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओ। तो 76 से 100 की उम्र में, है ना, इस आयु में क्या हो जाएंगे, आप सन्यास ले ले और फिर उसके बाद आपका देह त्याग हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर इस समय बनी हुआ करती थी। तो गृहस्थ क्षेत्र, गृहस्थ आश्रम इसके अंतर्गत, आश्रम व्यवस्था इसके अंतर्गत शुरू हो चुकी थी। ठीक है, और यदि और कुछ और बात करें, यहां पर देवता बहुत थे, इसलिए यहां पर बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद मतलब यहां पर बहुत सारे देवताओं को अलग अलग तरीके से, है ना, पूजा जाता था। उसके अलावा षट दर्शन यहां पर आ चुका था, वासुदेव संप्रदाय और ऐसी बहुत सारी चीजें यहां पर बन चुकी थी। ठीक है, यदि हम यहां पर आगे की तरफ बात करें, यदि हम बात ही कर रहे हैं किसकी, उत्तर वैदिक काल में धर्म की, तो धर्म के अंतर्गत हम यहां पर किसकी बात कर लेते हैं, अभी धार्मिक में ही चल रहे हैं ना, धार्मिक जीवन। धार्मिक में यदि हम बात कर लेते हैं तो इस समय बहुत सारे दर्शन देखने को हमको मिलते हैं। धार्मिक में दर्शन की बात कर लेते हैं, धार्मिक दर्शन हमको कौन कौन से यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखने को मिलता है सांख्य दर्शन। किसका दर्शन था, कपिल मुनि का था। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन के बारे में हमको बताया। ठीक है, योग किसका था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पता है, पतंजलि का था क्या, योग। फिर आ गया वैशेषिक। ठीक है, वैशेषिक दर्शन किसका था, कणाद, ऐसे याद रख सकते हैं,
कण, है ना, कण क्या है, एक विशेष चीज है, तो कणाद, कणाद का क्या था, वैशेषिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्या, न्याय, न्याय किसका था, गौतम का था, ठीक है, न्याय किसने दिया, गौतम ने दिया। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसने दी, जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दी। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा, या तो हम उत्तर मीमांसा को क्या बोल सकते हैं, वेदांग, उत्तर मीमांसा, या फिर वेदांग किसने दिए, बादरायण, बादरायण, बादरायण ने क्या दिया, ऐसे बोल सकते उत्तर, उत्तर मतलब बाद में, ठीक है, पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद में, मतलब बादरायण ने उत्तर मीमांसा दी। चारवाक, चारवाक दर्शन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, भौतिकवादी दर्शन, चारवाक दर्शन या भौतिकवादी दर्शन किसने दिए, चारवाक ने ही दिए। भौतिकवादी दर्शन या फिर चारवाक दर्शन, ठीक है, भौतिकवादी दर्शन या चारवाक दर्शन किसने दिए, चारवाक ने ही इसके बारे में हमें बताया, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारे सब कुछ हो गए। यहां पर हम एक चीज को और देख लेते हैं, यज्ञ के बारे में। यज्ञ, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ इस समय करे जाते थे, और कौन कौन से यज्ञ किस प्रकार से शामिल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता था राजसूय, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो होता था, है ना, राजा के राज्याभिषेक, ठीक है, राजा के राज्याभिषेक के समय पर किया जाता था, जिससे राजा को क्या होता था, दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी, ऐसा बोला जाता था, दिव्य शक्तियां प्राप्त होती थी, जिससे वो क्या करता था, निर्णय लेता था, है ना, किसी भी चीज का निर्णय यदि राजा को लेना है, तो निर्णय लेना है तो उसके पास दिव्य शक्तियां होनी चाहिए, मतलब देवीय शक्तियां माने जाता था राजा के पास, है ना, इसीलिए राजसूय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। और ये ऐसा विश्वास उस समय जताया जाता था। नेक्स्ट आ जाता है अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, ये राज्य विस्तार का यज्ञ था, राज्य विस्तार, राज्य विस्तार का यज्ञ था, मतलब एक अश्व को छोड़ा जाता था, अश्व छोड़ा जाता था, जो जितने राज्यों में दौड़ लगाएगा, है ना, जितने राज्यों से गुजरता था, राज्यों से गुजरता, उन पर अधिकार हो जाता था, है ना, उन पर सभी का अधिकार हो जाता था, और जो इस अश्व को रोक लेता था, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को जो रोक लेता था, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये देखा जाता था हमारी शक्ति कितनी है ना, शक्ति प्रदर्शन के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। एक घोड़ा छोड़ दे, जितनी देर जितनी दूर दौड़ेगा उतनी जमीन अपनी हो गई, मतलब अब अपना ही, और यदि जिस राजा ने उसको रोक लिया उससे युद्ध करते थे, है ना, उससे युद्ध किया जाता था, और युद्ध में यही बताया जाता था, जैसे राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ करा था, ठीक है, तो लव और कुश ने उस युद्ध में उन रथ को उस अश्व को रोक लिया था, है ना, तो अश्वमेघ यज्ञ क्या किया जाता था, अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट अगले प्रकार का यज्ञ आता है वाजपेय, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ जो किया जाता था वो रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़, इसके अंदर क्या कराया जाता, रथ दौड़ करवाई जाती थी, उसके अलावा खान पान, है ना, खान पान से संबद्ध, जैसे सिंपली हम मनोरंजन के लिए कुछ एक पार्टी रख देते हैं, ठीक है, पार्टी रख देते हैं, पार्टी के अंदर हमने भजन करवा दिए, पूजा रखवा दी, वैसे ही वाजपेयी यज्ञ एक सामान्य तरीके का यज्ञ हो गया। अगला हो जाता है अग्नि स्टोम, अग्नि स्टोम, ये पूछा भी गए हैं ये यज्ञ, है ना, अग्नि स्टोम यज्ञ जो था, है ना, वो सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए, सात्विक जीवन व्यतीत, सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए, है ना, इस प्रकार का यज्ञ किया जाता था, ठीक है। अब सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए मतलब जन कल्याण, ठीक है, ये किसके लिए किया जाता था, जन कल्याण के लिए अग्नि स्टोम यज्ञ किया जाता था। इसमें पशु बलि दी जाती थी, आपने देखा ही है, पशु
बलि। ठीक है, इसमें पशु बलि दी जाती थी। ठीक है, और पशु बलि के साथ में ये यज्ञ क्या होता था, मतलब देवताओं को खुश करने के लिए हम एक भेंट चढ़ाते हैं, उस भेंट को ही हम क्या बोल देते हैं, पशु बलि बोल देते हैं। और पशु बलि देवताओं को ऐसी चढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो ये हमारे यज्ञ हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। चलिए आगे चलते हैं, राजनीतिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। अब राजनीतिक जीवन कैसा था, कैसे यहां पर राजनीति चलती थी, तो कैसे वो काम करते थे, उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, है ना। यहां पर जैसे ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था कबीले, है ना, यहां पर पहले कबीले हुआ करते थे, कबीलों का नाश हो गया, कबीलों का नाश हो गया और ये संयुक्त रूप से बन गए, है ना। कबीलों का नाश हुआ और ये संयुक्त होकर क्या बन गए, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे क्षेत्र में विभाजित हो गए, इनमें दरार पड़ गई और ये ऋग्वैदिक काल से छोटे छोटे कबीले खत्म होने लगे और एक दूसरे में विलीन हो गए, मतलब एक दूसरे को जीतने लगे, है ना, एक दूसरे को जीतने लगे और ये क्या बन गए, जनपद। ये एक दूसरे को जीतते हुए एक बड़ा क्षेत्र बन गए, मतलब छोटे 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 ये कबीले थे, आपस में इन्होंने क्या करा, युद्ध करा और ये बड़ा क्षेत्र बन गया, मतलब अब इसमें जितने लोग रहते हैं वो एक ही जनपद का हिस्सा बन गए। पहले ये सब अलग अलग हुआ करते थे। जनपदों का इससे जन्म हो जाता था। ठीक है, अब ये जो जनपद थे, जनपद जनपद पर धीरे धीरे एक बड़ा राजा हो गया। ठीक है, राजा धीरे धीरे अधिकार कर लेता था। ठीक है, और उसी से शक्तिशाली शक्तिशाली राजतंत्र, राजतंत्रों का उदय हुआ, है ना, यहीं से शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय होने लगा था। ठीक है, और ऐसी विशेषताएं देखने मिली थी क्योंकि इनको अधिकार में कौन ले लेंगे, बड़े राजा, बड़े राजा ले लेंगे और यहां पर एक क्या कर देंगे, अपना एक सेना अध्यक्ष या फिर सेनापति या फिर एक अपना नुमाइंदा बिठा देंगे जो यहां पर काम करने लगेगा। तो छोटे छोटे राजतंत्रों का भी यहां पर उदय होने लगा था। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलते हैं जिनका उल्लेख किसमें मिलता है, ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में बहुत सारे राजतंत्रों का उल्लेख यहां पर मिलता है। ठीक है, जिसमें, है ना, जिसे क्या क्या बोला जाता था, साम्राज्य भी बोला जाता था, साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, भोज्य के नाम से भी जाना जाता था। साम्राज्य बोल दो, भोज्य बोल दो, पारमेष्ठ्य बोल दो, राज्य बोल दो, सिंपल राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, सार्वभौम, क्या क्या, साम्राज्य, भोज्य, स्वराज्य, है ना, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य, सार्वभौम। सार्वभौम मतलब हमने सभी भूमि को अधिकार में ले लिया है ना, सार्वभौम। ऐसे सभी चीजें यहां पर मौजूद हुआ करती थी। ठीक है, ठीक। अब शासन, शासन चलाने के लिए, है ना, वो क्या कर देते थे, यज्ञ करवाते थे। वो यहां पर क्या करवाते, यज्ञ करवाते थे। और यज्ञ मतलब सबसे पहले राजा बना तो राजा के पास सबसे पहला यज्ञ होगा कौन सा, राजसूय यज्ञ होगा, राजसूय यज्ञ। तो यज्ञ एकदम नियंत्रित रूप से होता था, मतलब पहले सबसे पहले होगा राजसूय। राजसूय यज्ञ क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले राज्याभिषेक होगा, फिर क्या होगा, राज्य का विस्तार करना है, फिर क्या करना है, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ करना है। ठीक है, ये अश्वमेघ यज्ञ के बाद वाजपेयी होता था, वाजपेयी यज्ञ हो गया। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ से क्या हुआ, मतलब एकदम मनोरंजन के लिए। और फिर अग्निस्टोम, ठीक है, अग्निस्टोम, अग्निस्टोम यज्ञ होता था, मतलब सुख शांति के लिए, आपकी प्रजा के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के यज्ञ यहां पर निरंतर किए जाते थे, है ना, अश्वमेघ यज्ञ भी करते ही जाते थे। ठीक, अब क्या हुआ था, जो प्रशासन था, है ना, प्रशासन, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन जो था वो विभक्त हो चुका था। क्या हो रहा है भाई ये, अच्छा, है ना, प्रशासन जो है विभक्त,
विभक्त हो चुका था। अब विभक्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सब अलग अलग काम कर रहे थे, नहीं, प्रशासन को अलग अलग लोगों के बारे में, वो लोगों में विभाजित कर दिया था। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, अपना अपना कार्य सब करेंगे, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब पदाधिकारी, है ना, यहां पर पदाधिकारी विभाजित कर दिए गए थे। मतलब प्रशासनिक व्यवस्था यहां पर क्या करती गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था पदाधिकारी को दे दी गई थी, जिससे सुव्यवस्थित प्रशासन, सुव्यवस्थित प्रशासन यहां पर देखने को मिल जाता था। ठीक है, नवीन विभागों का निर्माण करा था, नवीन विभाग यहां पर बनाए गए थे, है ना, बहुत सारे विभागों का निर्माण यहां पर कर दिया गया। ठीक है, अब प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहले राजा जो हुआ करता था, राजा सर्वप्रमुख हुआ करता था, और ये न्याय का अंतिम व्यक्ति हुआ करता था, या फिर न्याय का ये प्रधान व्यक्ति हुआ करता था। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहां लगा सकते हैं, राष्ट्रपति के पास क्या लगा सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं। और यदि राष्ट्रपति भी खारिज कर देता है ना, तो क्या हुआ, खत्म, आपको मिलेगा मृत्युदंड। मतलब आपकी सजा उससे ज्यादा कम और ज्यादा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। ठीक है, ठीक, उसके अलावा यहां पर राजा के नीचे मंत्री हुआ करते थे, है ना, मंत्री हुआ करते थे। मंत्री को क्या बोला जाता है, रत्नीन, बहुत महत्वपूर्ण टर्म है ना, रत्नीन कौन हुआ करते थे उस समय के, ये मंत्री हुआ करते थे, है ना, जो अलग अलग प्रकार से ये कार्य करते थे। ठीक है, सर्वोच्च न्याय का अधिकारी कौन था, राजा था। मंत्रियों को अलग अलग प्रकार से क्या कर दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था, है ना। रत्नीनों को अलग अधिकार दे दिए गए थे, है ना, अलग अलग अधिकारों के आधार पर यहां पर रत्नीन काम किया करते थे। ठीक है, यदि हम ये मंत्री के नीचे बोले तो अब छोटी इकाई थी, जो हमने यहां पर बोले जनपद ग्राम। ठीक है, तो यहां पर मिल गया हमको क्या, ग्राम। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर जो काम करता था, तो ग्राम्यवादीन करता था। ठीक है, कौन करता था, ग्राम्यवादीन जो व्यक्ति था वो यहां पर कार्य करता था। ठीक है, और कार्य करके वो ग्राम का क्या था, न्याय करता था। न्याय अधिकारी कौन हो जाता था, ग्राम का ग्राम्यवादीन हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा यहां पर न्याय में यदि राजा न्याय देता था, तो राजा के न्याय में यह था कि यदि किसी ने किसी की मृत्यु कर दी है ना, मृत्यु नहीं, हत्या बोलेंगे उसको, हम क्या बोलेंगे, हत्या, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी, तो 100 गायें देना होती थी, है ना, 100 गायें उसको देना होती थी, है ना। तो ये याद रखें, है ना, ऐसा नहीं था कि उसको किसी प्रकार की फांसी की सजा या फिर किसी प्रकार की जेल हो जाती थी। ये हत्या के आरोप, जैसे किसी में लड़ाई हो गई, देश में आके किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो उस आधार पर निर्णय निकाला जाता था और उस आधार पर उसको गाय देनी पड़ती थी उसके नजदीकी रिश्तेदार को। ठीक है, यहाँ पे न्याय सर्वप्रमुख था, सर्वप्रमुख और सर्वमान्य था। यदि न्याय का कोई डिसीजन दे दिया गया तो मतलब आपको उसके ऊपर अमल करना ही है, क्योंकि वो राजा द्वारा दिया गया, और राजा को तो पहले ही बता दिया है कि वो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हुआ करता था। ठीक है, न्याय में सभी लोग गहरी निष्ठा रखते थे। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें ऋग्वैदिक संस्कृति की तुलना में, है ना, ऋग्वैदिक की तुलना में, है ना, तो जो ये समाज था, है ना, राजनीतिक स्थिति में भौतिकवादी था, भौतिकवादी समाज था। ठीक है, इतना भौतिकवादी ऋग्वैदिक नहीं था, तो ऋग्वैदिक के बाद ये समाज जो होने लगा, क्या, तीव्रता से ये भौतिकवादिता की और तेजी से ये बढ़ने लगा, है ना। भौतिकवादिता में ये से बता देता हूं कि वस्तुओं का उपयोग अत्यधिक से अत्यधिक करना। जैसे हम आज भौतिकवादी हो गए हैं, ठीक है, आपके पास गर्म पानी की अलग बॉटल और ठंडे पानी की अलग बॉटल होती है ना, समझ में आया। अब भौतिकवादिता क्या है, आप 2 बॉटल का उपयोग कर रहे हैं, जबकि आप एक ही बॉटल का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से गर्म पानी रख लो,
है ना। एक में उबला रखते हैं, एक में सामान्य ठंडा पानी रखते हैं। आपको मोबाइल चाहिए तो बहुत सारा चाहिए, आपको हैंड फ्री होना तो अच्छा होना, ठीक है। आपको तार वाला हैंड फ्री, आपकी बेइज्जती महसूस होती है आजकल, है ना। ईयरबड्स होना ही होना आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भौतिक बाध्यता है हमारे लिए, है ना। अब आप पीले पेज की कॉपी में नहीं लिखते, अब आप कॉपी के पेज देख कर लेते हैं। पहले आप सिर्फ ले लिया करते थे। मुझे नहीं लगता कि मेरे समय पर हमने कॉपी के पेज देखकर कॉपी खरीदी थी, हमने सिर्फ कॉपी खरीदी थी, है ना। तो अब भौतिक बाध्यता बढ़ गई। 10 प्रकार के पेन से लिखते हैं आप जितना भी मैं लिखवा रहा हूं उसमें आपने हेडिंग काले से डाली होगी, है ना। महत्वपूर्ण चीजों को लाल से लिखा होगा और सामान्य चीजों को नीले से लिखा होगा, है ना, जितने मैंने महत्वपूर्ण चीजें बताई। तो वैसे ही इसे ही क्या बोला जाता है, भौतिक बाध्यता बोला जाता है। एक चीज से काम हो सकता है। मैं आज भी नीले पेन से लिखता हूं, जो पेन उठा लिया हाथ में ले लिया और लिख डाला, बस नीले से लिख दो, पूरा लाल से लिख दो, पूरे काले से लिख दो, ऐसा ठीक है। तो ये भौतिक बाध्यता होती है। अब समाज जो था, है ना, वो अलग अलग हिस्सों में विभाजित था, जिसमें सर्व प्रमुख जो व्यक्ति था, जो राजा के बाद आता था, राजा तो सर्व प्रमुख ही था, राजा के नीचे जो हुआ करता था वो था पुरोहित। राजा के नीचे जो था वो क्या था, पुरोहित था। ये कौन कहलाता था, राजा का सलाहकार, राजा का प्रमुख सलाहकार हुआ करता था। और समस्त धार्मिक क्रियाएं वही करता था। समस्त धार्मिक क्रियाकलापों के लिए वही क्या करता था, बताता था राजा को। और युद्ध में भी राजा के साथ में जाता था, युद्ध में राजा के साथ ये जाता था। मतलब राजा को सलाह मशविरा देना, वहां पर क्या चीजें हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे का डिसीजन क्या होना चाहिए, वो सभी। नेक्स्ट होती थी महिषी है ना। ये जो थी यह रानी हुआ करती थी, है ना। प्रमुख रानी जो होती थी वो क्या कहलाती थी, महिषी। अब ये प्रशासन में इसका कार्य भी क्या था, सलाहकार। प्रशासन में ये भी सलाहकार के रूप में ही कार्य करती थी, ठीक है। प्रशासन में सहायता भी करती थी, सहायता और सलाहकार का कार्य इसका भी होता था। नेक्स्ट व्यक्ति जो होता था वो होता था युवराज मतलब राजा का, है ना, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ज्येष्ठ मैं लिख देता हूं, बड़ा पुत्र। राजा को ज्येष्ठ पुत्र जो होता था वो क्या होगा, उसे बोला जाता था युवराज। और ये ही आगे राजा बनेगा, यही जाकर आगे क्या होगा, राजा की सीट पर बैठेगा। मतलब ये राजा बनने वाला व्यक्ति है, इसे ही क्या बोला जाता था। और यही प्रशासनिक कार्यों में निपुण हुआ करता था, है ना, क्योंकि इसको सब कुछ देखना होता था राजा के नीचे। मतलब लगभग हम बात करें कि ये एक गृह मंत्री ही हुआ करता था, गृह मंत्री जैसा कार्य ये करा करता था, ठीक है। युवराज हो गया। युवराज के बाद आता है सूत एक व्यक्ति होता था, है ना, जो रथ निर्माण करता था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, है ना। रथ निर्माण का कार्य, उसका रख रखाव का कार्य, राजा को कहीं जाना है तो उसका रथ निकालना करना, ये वो, है ना, ये सब चीजें किसका काम था, सूत का कार्य था, ठीक है। सेनानी नेक्स्ट था, सेनानी, ठीक है। सेनानी जो व्यक्ति था, है ना, सेनानी क्या करता था, सेनानी सेना प्रधान हुआ करता था, है ना। एकदम से आपको साफ ही साफ पता है सेना का प्रधान होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, सेनानी होगा। उसके अलावा आ जाता था ग्रामीणी, है ना, जो था ग्रामीणी, ठीक है। अब ये कौन होगा, ग्राम प्रशासन का प्रधान। गांव में जो प्रशासन चलता था, छोटे लेवल पे जो प्रशासन चलता था, उसका प्रधान कौन कहलाता था, ग्रामीणी कहलाता था, ठीक है। उसके अलावा अगला व्यक्ति जो आता था उसका नाम है छत्री। क्या नाम था, छत्री, ठीक है। ये सुरक्षा का कार्य करता था, सुरक्षा गार्ड मतलब जो हुआ करते थे, है ना। छत्री, जैसे छत्री को छत्री जैसा पढ़ो, छत्री क्या करती, धूप से रक्षा करती है ना। तो मतलब जितने भी राज्य क्षेत्र थे उनकी रक्षा करता था,
है ना, मतलब ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर कार्य करता था। ये व्यक्ति क्या हो गया, हमारा क्षत्रिय हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद संग्रहिता। संग्रहिता, अब जो संग्रहिता जो व्यक्ति था वो राज्य का कोषाध्यक्ष था। कौन सा अध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष। ठीक है, मतलब ये अर्थ का ध्यान रखता था, मतलब ये पूरी तरीके से धन संपत्ति पत्ति, है ना, कर संग्रहण, टकसाल, है ना, ये सब पैसा किसके पास आता था, इसी व्यक्ति के पास आता था। ठीक है, इसी व्यक्ति के पास आता था, मतलब कोष मतलब धन का संग्रहण कौन करता था, यही व्यक्ति धन का संग्रहण यहां पर करता था। ठीक है, भागदूत, अगला व्यक्ति कौन है, भागदूत है। अगला व्यक्ति जो है वो है भागदूत। अब भागदूत व्यक्ति जो है वो क्या करा करता था वो भूमि कर की वसूली करता था। क्या करता था, भूमि कर वसूली। और जो कर वसूल करेगा वो किसको देगा, संग्रहिता को देगा, और वो संग्रहित करके अपने पास में रख लेगा। ठीक है, और आखिरी में आ जाता था अक्षवाप। अक्षवाप जो व्यक्ति हुआ करता था वो आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, है ना, पूरी तरीके से लेखा जोखा जो होता था आय व्यय का, कि कितनी आय हुई कितना व्यय हुआ, उन सब का लेखा जोखा यही व्यक्ति अपने पास में रखता था। ठीक है, तो ये हो जाती है कौन सी व्यवस्था, हमने देख ली राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी हम यहां पर बात कर ली। ठीक है, अब यहां से देखो 3 मार्कर 5 मार्कर मैं आपको बताता हूं कि 3 मार्कर कौन से बन रहे हैं, 5 मार्कर कौन कौन से बन रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले चलते हैं हम किसकी तरफ, हमारे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें अब हम 3 मार्कर की तरफ चलेंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन यहां से कौन कौन से बन रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है मेरा 3 मार्कर वाला। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हो सकता है ना, ऋग्वेदिक में इसका काल, ऋग्वेदिक काल के बारे में बताइए कि ऋग्वेदिक काल को ऋग्वेदिक काल ही क्यों कहते हैं, उसका समय क्या था। दूसरा क्या हो सकता है, उत्तर वैदिक काल, समय बताइए कि कब है उत्तर वैदिक काल, कहा ही क्यों जाता है इसको। ठीक है, अब आगे की तरफ बात करें, हाँ, जाति प्रथा कैसी थी, ऋग्वेदिक काल में, है ना। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेदिक काल की जाति प्रथा के बारे में बताइए कि ऋग्वेदिक काल में जाति प्रथा किस प्रकार से थी। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें तो ऋग्वेदिक, है ना, ऋग्वेदिक, अभी ये सब जो चल रहा है ऋग्वेदिक का ही पूछ रहा हूं, ऋग्वेदिक में धर्म के बारे में बताइए, ऋग्वेदिक धर्म किस प्रकार का था, है ना, उसमें किसकी पूजा की जाती थी और कैसी पूजा की जाती थी और क्या था। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है ग्राम को बताइए, ग्राम क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद विशपति कौन होता है और ये क्या काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे यहां से बनता है वो बनता है सभा व समिति, ये क्या है ना, किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम, ये परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं हम किसके, ऋग्वैदिक कालीन के, है ना। सभा और समिति क्या हुआ करती थी। ठीक है, और ये क्या काम करती थी। ठीक, आगे हम उत्तर वैदिक काल में भी आ जाते हैं, उत्तर वैदिक काल के भी इसी के साथ में ही बता देता हूं। ठीक है, तो यहीं से हमारे उत्तर वैदिक काल के भी ले लेते हैं। हाँ, ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में बताइए, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, है ना, आप आर्यों का क्षेत्र बताइए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का क्षेत्र कौन सा था, कैसा था।
ठीक है, और ये कहां पर निवास कर रहे थे इस समय पर, कौन से कहां पर निवास कर रहे थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रमुख देवता कौन से थे, प्रमुख देवता किसके, उत्तर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे, और मैंने आपको बताया है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था किसका आधार बता दिया, ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट है हमारा, हम पूछ लेते हैं संग्रहिता, संग्रहिता कौन व्यक्ति है, ठीक है। उसके बाद आता है अक्षवाप, अक्षवाप व्यक्ति ये क्या करता था, ठीक है। उसके बाद आता है रत्नीन, रत्नीन कौन व्यक्ति था, ठीक है, और रत्नीन कौन व्यक्ति था या फिर क्या किया जाता था, है ना। रत्नीन अब मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि मैं तो समझा चुका हूं, है ना। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगला अग्निस्टोम, अग्निस्टोम ये क्या है, सिर्फ अग्निस्टोम, अग्निस्टोम क्या चीज है, ठीक है। या फिर अगला क्वेश्चन यहां से हमारा बन के आता था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, या फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था को बताइए, ठीक है। फिर उसके बाद आ सकता आएगा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कपिल मुनि का दर्शन, कपिल मुनि का दर्शन कौन सा था, कपिल मुनि ने कौन से दर्शन के बारे में हमको यहां पर बताया, ठीक है। उसके अलावा और देखो बहुत क्वेश्चन निकल रहे हैं इसमें से। शतमान क्या है, शतमान क्या होता है, ठीक है। ये थे हमारे क्या 3 मार्कर, ये तो मैंने अभी थोड़े से कम ही निकाले, क्योंकि इससे संबंधित और भी है ना, बाकी सब तो बन जाएंगे। सांख्य दर्शन किसने दिया, योग किसने दिया, ठीक है। वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना। तो एक और लिख लो, है ना, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा किसने दिया, ठीक है। ये हमारे पूरे क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, ठीक है। और दशराज युद्ध मैंने आपको शुरू में जो बताया था, दशराग्य युद्ध, ठीक है। दशराग्य युद्ध के बारे में मुझे बताइए, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन आ सकता है होत, होत, होत कौन होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, क्वेश्चन ये बन रहा है, हाँ ये रहा, ठीक है। अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी क्या है, ये मेरे को आपको, आप मेरे को बताइए, है ना। यजुष, यजुष क्या है, यजुष क्या चीज है ना, ये भी बताइए। फिर उसके बाद सीधे सीधे वेद से क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सामवेद, सामवेद के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन यहां पर बताइए। मैंने आज आपको पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है। उसके अलावा 28वां क्वेश्चन ये ले लीजिए कि सिंधु घाटी का ही बता रहा हूं, सिंधु, सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीन स्थल, नवीन स्थल कौन सा था,
सबसे नवीन स्थल कौन सा था, ये बताइए मुझे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे नवीन स्थल कौन सा देखा गया। ठीक है, नेक्स्ट 29 हो जाते हैं। सेल खड़ी, है ना, सेल खड़ी, है ना, क्या होता है ये आपको देखना है। सेल खड़ी, सेल खड़ी क्या होता है और इससे क्या किया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें, ठीक, बाकी मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्वेश्चन बता ही दिए, तो 29 एक क्वेश्चन और ही दे देता हूं, 30 हो जाएंगे हमारे पूरे मस्त। 30 नंबर का क्वेश्चन एक आध और ढूंढ ढूंढ ही देता हूं मैं यहां पर आपको। ठीक है, और यहां पर सिंपल ही है, एक और ही क्वेश्चन, हाँ ये ले लो, पुरोहित। पुरोहित, पुरोहित कौन होते हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, किससे संबंधित है हमारे पूरे तरीके से, है ना। मैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये लिखे लिखाए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जो पढ़ाता हूं उसके बीच में से ये सब क्वेश्चन निकाल के मैं आप लोगों को देता हूं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है, आए हुए क्वेश्चन भी है, हम यहाँ पर कोई गप नहीं मार रहे बैठ के। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने पूरे एनालिसिस करके ही निकाल के लाया हूं। ठीक है, अब यहां से आप क्या देख लो, 5 मार्कर और देख लेते हैं, है ना। 5 मार्कर क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 5 मार्कर क्वेश्चन मैं आपको यही लिख देता हूं, यहाँ पर बाजू में सिंधु घाटी सभ्यता लिखिए, है ना। तो 5 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन में हम और चीज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए जो है पहला क्वेश्चन, एकदम दिमागदार क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक, वैदिक उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति की तुलना करें। सामाजिक स्थिति की तुलना करें, है ना। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, ये थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा, दोनों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन की व्याख्या करें। उत्तर वैदिक के धार्मिक जीवन की व्याख्या करें। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कि आपको क्या बताना है, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन के बारे में बताइए। राजनीतिक संगठन के बारे में बताइए कि राजनीतिक संगठन किस रूप में था। ठीक है, किस रूप में उसका राजनीतिक संगठन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हाँ, फिर आ जाते हैं उत्तर वैदिक में, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, अब इसके अंदर मैं सब क्वेश्चन यहां पर आपको दे देता हूं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का वर्णन करें। आप इसमें से कुछ 2-3 क्वेश्चन लिख सकते हैं बस। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की, है ना, राजनीतिक स्थिति थी, ऋग्वैदिक की हमने दे दी, धार्मिक उत्तर वैदिक की बता दी। ठीक है, फिर राजनीतिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, राजनीतिक स्थिति भी इसके अंतर्गत आ गई। ठीक है, राजनीतिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई, धार्मिक स्थिति हो गई, सभी मतलब लगभग हमारे पूरे क्वेश्चन यहां पर हो गए। यहां पर आ जाते हैं कि यज्ञ का, यज्ञ का उत्तर वैदिक जीवन में, जीवन में क्या महत्व था, बताइए कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का क्या महत्व हुआ करता था, क्यों महत्वपूर्ण थे ये यज्ञ, है ना, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन एक छोटा सा भी हो सकता है, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी करें।
आश्रम व्यवस्था के बारे में टिप्पणी आपको यहाँ पर बतानी कि आश्रम व्यवस्था किस प्रकार से थी और किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है, 5 मार्कर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, उत्तर वैदिक व ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन देखा गया। उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या परिवर्तन देखा गया। उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी और वैदिक काल में क्या स्थिति थी, दोनों को कंपेयर करके हमको यहां पर बताना है। ठीक है, ये हमारे कौन से हो जाते हैं, 5 मार्कर क्वेश्चन यहां पर डन हो जाते हैं। ठीक, ये 5 मार्कर क्वेश्चन हमारे यहां पर खत्म हो गए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और आगे आने वाले काल में हम मतलब आगे आने वाले चैप्टर में हम आ रहे हैं किसकी तरफ, संगम काल की तरफ आ रहे हैं, है ना। संगम काल यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, संगम काल, फिर उसमें भी संगम काल के बारे में भी जानकारी होगी। इसी प्रकार से उनका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, तो संगम काल हम एक ही बार में खत्म कर देंगे, एक ही लेक्चर में। फिर उसके बाद हम बढ़ जाएंगे धार्मिक आंदोलन की तरफ। धार्मिक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है, इतना अच्छे से डीप में हम यहाँ पर चलेंगे। भागवत धर्म है, शैव धर्म है ना, भागवत धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म, इन सब के बारे में हम एकदम डीप में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीधे बढ़ जाएंगे कहां पर, 16 महाजनपदों की तरफ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही, बने रहिए मैप माइंड्स के साथ में। इसी तरीके से मैं आपको कवर करवाता रहूंगा और पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी। हम यहाँ मेंस कवर कर रहे हैं, प्री की फैक्चुअल चीजें यहां पर पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये सेशन होगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ये बहुत दूर तक पहुंचाइए, है ना। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, है ना। लोग इसे देख रहे हैं, है ना, भले ही लाइव सेक्शन नहीं दिख रहे, मुझे पता है लाइव सेक्शन डायरेक्ट लोग नहीं देख रहे, लेकिन इसको बाद में लोग देख रहे हैं, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर इनको उठाकर देखा जा रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत इंकरेज होता हूं इन सब चीजों से बनाने के लिए। तो आप इस पर जोर दीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।